हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी शबीहा नाज। तो आज है 6 फरवरी और जून में सीएस एग्जीक्यूटिव का अटेम्प्ट होने वाला। तो जो लोग एग्जाम दे रहे हैं सीएस एग्जीक्यूटिव का फर्स्ट मॉड्यूल एज वेल एज सेकंड मॉड्यूल, तो उन लोग मेरे चैनल पे फ्री क्लासेस हर एक सब्जेक्ट के देख सकते हैं। आज से मैं हर एक सब्जेक्ट का लेक्चर्स डेली प्रोवाइड करूंगी। एटलीस्ट एक दिन में 2 लेक्चर्स आपको प्रोवाइड मैं करूंगी, इसकी एश्योरिटी मैं लेती हूँ। और हाँ, सिर्फ लेक्चर्स ही नहीं, मैं नोट्स भी दूंगी। हैंड रिटन नोट्स के साथ मैं एक्सप्लेन करूंगी। मैं सारा प्रोसेस बताऊंगी याद करने का, समझने का, और सिंपल वे में हर एक चीज एक्सप्लेन करूंगी कि आपको भी समझने में इजी हो और वो चीज बहुत हेल्पफुल हो। सो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना ही लेट किए। हो सकता है आप लोगों के लिए जरा भी हेल्पफुल हो, तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सो अब स्टार्ट करते हैं। आज मैं स्टार्ट करूंगी JIGL से। JIGL जो हम लोगों का मॉड्यूल 1 का पहला पेपर है, जो कि बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। और JIGL का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आज मैं डिस्कस करूंगी। हाँ, उसका मैं एक क्लास में कंप्लीट नहीं करूंगी, उसके लिए मैं 2 एटलीस्ट या 3 क्लासेस मैं लूंगी, लेकिन इन डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। और जो मैं एक्सप्लेन करूंगी, मैं गारंटी लेती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आज स्टार्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, जो कि मेरा बहुत 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 फेवरेट सब्जेक्ट है। और सिर्फ सीएस एग्जीक्यूटिव ही नहीं, लॉ स्टूडेंट भी इसको देख सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सब में है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मैं आज एक्सप्लेन करूंगी। उसका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब आया था, किस तरह इनैक्ट हुआ, उसमें कितने आर्टिकल्स है। फिर उसके बाद आर्टिकल 12 में डिस्कस करूंगी, प्रियम्बल डिस्कस करूंगी एंड आर्टिकल 13 डिस्कस करूंगी इन दिस वीडियो। एंड इन अनदर वीडियो आई विल एक्सप्लेन फंडामेंटल राइट्स, दैट इज आर्टिकल 14 से वो डिस्कस करूंगी मैं बाद में। तो आज का वीडियो मैं स्टार्ट करती हूँ। आज मैं पहले एक्सप्लेन करती हूँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैं जो पढ़ाती जाऊंगी वो देखिए हमारा इस मॉड्यूल से लिया गया है। सारा एक चीज मैं इस मॉड्यूल से कवर करके मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाया। जो मैं हैंड रिटन नोट्स बनाई हूँ वो उसका मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाऊंगी, तो आप उसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपना नोट्स बना सकते हैं। और अगर आप लोगों को PDF नोट्स चाहिए तो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन पे मुझसे मांग सकते हैं, तो मैं उसमें फिर प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड इन 26 नवंबर 1949। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है जो कि बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, जिसको बनाने में 2 years 11 months 18 days लगा था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में 2 years 11 months 18 days लगा। तो वो बनकर तैयार तो 26 नवंबर 1949 को हो गया था, लेकिन उसको इनैक्ट नहीं किया गया। इनैक्ट मतलब देश में लागू नहीं किया गया था। देश में लागू हुआ 26 जनवरी 1950 के। इसके पीछे बहुत एक बड़ा सा रीजन है कि 26 जनवरी 1950 को क्यों किया गया था, तो उस दिन इनैक्ट किया गया। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट, एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है वो। एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड नेशन ऑफ लॉज, मदर ऑफ ऑल लॉज। ओके, सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स 395 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स एंड डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स। जो 395 आर्टिकल्स है वो डिवाइडेड है 22 पार्ट्स में और 12 शेड्यूल्स है। ओके, तो ये था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की कुछ शुरू की कहानी, उसकी हिस्ट्री। अब बात करते हैं प्रियम्बल, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। कॉन्स्टिट्यूशन का सोल है प्रियम्बल। इंसान का कोई भी चीज होता है ना, तो मनुष्य का जो जान होता है उसका सोल होता है, ठीक है। तो वैसे ही प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का सोल है, वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है प्रियम्बल का। सो प्रियम्बल बहुत हमारे मॉड्यूल में बहुत डीपली और बहुत ज्यादा इसको ब्रॉडली करके लिखा गया। हम उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखे ताकि आपको याद करने में बहुत आसानी हो। सो और वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. ओके, तो सोशलिस्ट, सोवरीन एंड सेक्युलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये सब जो वर्ड है सबका मीनिंग क्या है मैं साथ साथ आपको वो भी बताते जाती हूँ। सोवरीन इज इंडिपेंडेंट कंट्री, हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हो चाहिए, किसी और कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट मीन्स इट्स पॉलिसीज विल बी इन फेवर ऑफ सोसाइटी। जो भी उसका पॉलिसी हो, जो भी उसका लॉ मेकिंग हो, वो फेवर ऑफ सोसाइटी हो, किसी को वो हार्म नहीं पहुंचाता हो। सेक्युलर, सेक्युलर मीन्स नॉट हैविंग एनी वन पर्टिकुलर रिलीजन। इट मीन्स कि कोई
कोई भी एक रिलीजन हमारे इंडिया पे फॉलो नहीं हुई। इंडिया इज अ ब्रदरहुड कंट्री, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कोई रहते हैं आपस में। तो सेक्युलर मीन्स दैट की नॉट फॉलोइंग एनी वन पर्टिकुलर रिलीजन, ओके। एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मीन्स गवर्नमेंट इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। गवर्नमेंट हर वक्त फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल होना चाहिए, ओके। अब प्रियम्बल का नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic, that's it. After that, and to secure to all its citizens justice, liberty, equality and fraternity. So what kind of justice? Social justice, economical justice and political justice. And liberty means liberty of thoughts, expressions and faith. अपने चीज को बिलीव करने का लिबर्टी होना चाहिए, अपने थॉट्स और अपने एक्सप्रेशंस को बोलने का लिबर्टी होना चाहिए। हर एक इंसान को यहाँ पे मूल अधिकार दिया गया, फंडामेंटल राइट्स दिया गया है इंडिया में कि वो अपने थॉट्स को, अपने एक्सप्रेशंस को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट इक्वालिटी, इक्वालिटी मीन्स स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। एंड फ्रैटर्निटी मीन्स ब्रदरहुड, ब्रदरहुड रहना चाहिए देश में किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहना चाहिए। एंड वन थिंग रिमेम्बर, ये एक बात आप अपने आंसर पे लिख सकते हैं तो आपका आंसर बहुत ज्यादा प्रेजेंटेबल हो सकता है। द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वेर एडेड आफ्टर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पहले ये दो वर्ड ऐड नहीं था, ये दो वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर आफ्टर 42nd अमेंडमेंट के बाद ऐड हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो प्रियम्बल तो मैंने बता दिया, अब बताती हूँ स्टेट, ठीक है। स्टेट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 12 पे स्टेट को डिफाइन किया गया। स्टेट होता क्या है, स्टेट के बारे में क्या, स्टेट का मीनिंग, डेफिनेशन एंड केस लॉस को मैं सब चीज डिस्कस करूंगी डिटेल में। तो मैं आपको एक चार्ट बना के यहाँ पे दिखाई हूँ, आप वो देख सकते हैं, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया। स्टेट, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, डेफिनेशन ऑफ स्टेट के अंदर क्या क्या आता है, पार्लियामेंट आता है, अदर अथॉरिटीज आते हैं, लोकल अथॉरिटीज आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट आते हैं, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट आते हैं एंड स्टेट गवर्नमेंट आते हैं, ओके। तो नंबर 1 पार्लियामेंट, नंबर 2 अदर अथॉरिटीज, नंबर 3 लोकल अथॉरिटीज, नंबर 4 सेंट्रल गवर्नमेंट, नंबर 5 लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट एंड नंबर 6 स्टेट गवर्नमेंट, ओके। देन अदर अथॉरिटीज में क्या होता है, विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड और अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके। देन ये सब तो आते हैं स्टेट के अंदर, ये आपको समझ में आ गया, ये आप पढ़ लिए, बुकिश चीज समझ में आ गई। लेकिन अदर अथॉरिटीज होता क्या है, अदर अथॉरिटीज में क्या क्या चीज इंक्लूड होता है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए अदर अथॉरिटीज में वो चीज इंक्लूड होता है जिसके पास गवर्नमेंट का फाइनेंशियली वहाँ पे कंट्रोल हो या फिर पॉलिटिकली कंट्रोल हो, या उसके पास इतना पावर है, वो इंस्टीट्यूशन, वो अथॉरिटी, वो बॉडी के पास इतना पावर है कि आपका फंडामेंटल राइट्स को हैम्पर कर सकता है, तो वो अदर अथॉरिटीज के अंदर आता है। जैसे कि हम इससे रिलेटेड 2 मेन इंपॉर्टेंट केस लॉस हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, तो आप उसको अपने आंसर पे लिखेंगे तो आपको अच्छे से अच्छा मार्क्स मिल सकता है। ओके, देयर आर 2 मेन इंपॉर्टेंट केसेस रिलेटेड टू स्टेट, मोहनलाल केस एंड अजय हासिया केस, ओके। मोहनलाल केस में क्या होता है, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल में बॉडी, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो बॉडी क्रिएटेड बाय है एनी लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी बॉडी क्रिएटेड बाय एनी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन है, हैव मोर पावर टू अफेक्ट फंडामेंटल राइट्स, then it should be qualified as a other authority. It is not necessary to exercise other authority, government or sovereign function. Government function की होनी चाहिए, sovereign function की होने चाहिए, तो ही वो other authority में आएगा। ऐसा नहीं है, अगर किसी और बॉडी में अगर इतना पावर है कि वो आपके फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट कर सकते हैं, दैट्स आर ऑल्सो क्वालिफाइड अंडर अदर अथॉरिटी। तो इन दिस केस यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो इंक्लूड इन अदर अथॉरिटी, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, दैट्स ऑल आर इंक्लूड अंडर अदर अथॉरिटी, और ये सब स्टेट होता है, ठीक है। और अजय हासिया के केस में क्या हुआ था, अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब केस में डिटरमाइनिंग टेस्ट दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट 6 क्राइटेरिया बताए थे, बाय दिस यू कैन फॉर्मुलेट वेदर अ बॉडी इज स्टेट और नॉट। नंबर 1 इंटायर शेयर इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, जितना
शेयर है वो गवर्नमेंट के द्वारा हेल्ड किया हो। नंबर 2, इफ कॉर्पोरेशन इज रिसीव ह्यूज फाइनेंशियल स्टेट फ्रॉम स्टेट, अगर कॉर्पोरेशन जो एक बॉडी है वो ह्यूज फाइनेंशियल असिस्टेंट ले रहा है स्टेट से, तो वो भी अदर अथॉरिटी के अंदर ही आएगा। नंबर 3, enjoys monopoly status which is protected by state, and number 4, deep and pervasive state control. Then number 5, functions of the corporation, और number 6, a government department is transferred to corporation। ये 6 क्राइटेरिया बताया गया था जिसके अंदर स्टेट को अदर अथॉरिटी के अंदर स्टेट को कवर किया जा सकता है। ठीक है, थोड़ा मेरे वॉइस को इग्नोर करना, मेरा गला थोड़ा बैठा है। अब एक बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को सेमी फेडरल इन नेचर। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो सेमी फेडरल इन नेचर है हमारा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज फेडरल इन नेचर बट विद इन सर्टेन यूनिटरी फीचर्स ऑल्सो। ओके, दैट्स कॉल्ड सेमी फेडरल। मतलब फेडरलिज्म किसको बुलाते हैं, यूनिटरी क्या बुलाते हैं। ये दो तरह, ये 2 टाइप्स होते हैं, यूनिटरी एज वेल एज फेडरल। ठीक है, फेडरलिज्म। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारा यूनिटरी भी है एंड फेडरलिज्म भी है। हर जगह फेडरल है बट किसी किसी पार्ट में यूनिटरी भी है। तो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन फेडरलिज्म एंड यूनिटरी, इसका मीनिंग आपको बताते हैं। फेडरलिज्म इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स हर बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट को भी, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी। डुअल गवर्नमेंटशिप रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज डुअल सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। सबका अपना अपना काम रहेगा, किसी को किसी के काम में दखल अंदाजी करनी नहीं मिलेंगे। लेकिन यूनिटरी में क्या होता है, पावर प्रिवेल्स ओनली बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ही पावर्स को प्रिवेल करेंगे एंड ऑल पावर्स फ्लो फ्रॉम टॉप। जो भी पावर्स आएंगे वो टॉप से आएंगे, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आएंगे। ठीक है, पार्लियामेंट से आएंगे। नो डुअल सिटीजनशिप इन यूनिटरी, देयर इज नो डुअल सिटीजनशिप, ओनली स्टेट गवर्नमेंट, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट, देन सेंट्रल गवर्नमेंट, नो स्टेट गवर्नमेंट कैन इंटरफेयर। देयर आर सम cases in which only central government handle, state government have not power to interfere in that thing। Okay, तो आर्टिकल 12 स्टेट क्या होता है वो बता दिए, स्टेट में क्या क्या चीज आता है मैं वो बता दी, केस लॉ भी बता दी हूँ। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेमी फेडरल इन नेचर है, मैं वो भी एक्सप्लेन कर दी हूँ। अब मैं बताती हूँ आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 क्या है। आर्टिकल 13 लेज डाउन द रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन इन रिगार्ड टू लॉ इनकंसिस्टेंट और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। सो आर्टिकल 13 तो है शायद 4 पार्ट्स में, बट मैं इस वीडियो में सिर्फ आर्टिकल 13(1) एंड 13(2) का ही बात करूंगी। ठीक है, तो आर्टिकल 13 क्लॉज 1 क्या कहता है, एग्जिस्टिंग लॉज, एंड आर्टिकल 13(2) कहता है, क्लॉज 2 कहता है फ्यूचर लॉज। ओके, तो एग्जिस्टिंग लॉज होता है क्या, एग्जिस्टिंग लॉज मीन्स ऑल लॉज कम इनटू एग्जिस्टेंस बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देन इट गोज फॉर रिव्यू एंड इफ एनी लॉ फाउंड कॉन्ट्राडिक्शन देन द लॉ विल बी डिक्लेयर्ड वॉइड। मतलब होता है एग्जिस्टिंग लॉज जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो फ्रेम हुआ, जो इनटू इफेक्ट में आया 1950 में, 1950 से पहले का जो लॉ है वो सब लॉ जो चल रहा था उसको अब रिव्यू कर अंदर लिया जाएगा, उसको रिव्यू किया जाएगा, और अगर उसमें से कोई भी चीज कॉन्ट्राडिक्शन होता है, फंडामेंटल राइट्स को हैम्पर करता है, तो उस लॉज को, उस पार्ट को इनवैलिड करार दिया जाएगा, वॉइड कह दिया जाएगा, और आफ्टर दैट रिमेनिंग पार्ट विल वैलिड। ओके, बट फ्यूचर लॉज क्या होता है, फ्यूचर लॉज मीन्स अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इफेक्ट में आ जाने के बाद, वो लागू हो जाने के बाद कोई भी ऐसा लॉज नहीं बने जो फंडामेंटल राइट्स या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट हो। ठीक है, तो आर्टिकल 13 में मेनली 2 डॉक्ट्रिन्स के बारे में बात होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी एंड डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। नाउ वी एक्सप्लेन डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। ओके, एनी पार्ट ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ विच इज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स विल बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड। अभी जो एग्जिस्टिंग लॉज के बारे में बताया, और डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी सिंपली उसी को बताता है। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का मतलब ही होता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी, सेपरेट कर देना। अगर कोई एक कानून चला आ रहा है लेकिन उसका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आ जाने के बाद में, लागू हो जाने के बाद में, कोई एक ऐसा पार्ट हो जो वो इन्फ्रिंज करता हो फंडामेंटल राइट्स को, तो उस पार्ट को ही सिर्फ इनवैलिड करार दिया जाएगा, बाकी रिमेनिंग पार्ट्स उसका वैलिड रहेगा। तो वही चीज मैं बता रही, एनी पार्ट ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ विच इज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स, अगर वो इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट का, एनी पार्ट विल बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड।
ये बात को ध्यान दीजिए, मेरे बात को, विल बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड नॉट डेड। हम उसको हमेशा के लिए वॉइड नहीं कह रहे, इनवैलिड कर दे रहे, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी क्या बोलता है कि जो पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो रहा है, इनकंसिस्टेंट हो रहा है, उस पार्ट को हम इनवैलिड कर देते हैं। द रेस्ट ऑफ लॉ ऑफ द प्रोविजंस विल बी स्टैंड, जो रेस्ट ऑफ द लॉज है वो कंटिन्यू चलेगा, वो वैलिड रहेगा, ठीक है। लेकिन इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, if after separation of such inconsistent part, अगर हम उस जो पार्ट को जो सेपरेट कर दे रहे हैं और उसको सेपरेट करने के बाद the main object of this statute does not carry any meaning, जो मेन ऑब्जेक्ट जो था वो स्टैट्यूट का, वो कानून का, उसका मीनिंग ही कुछ नहीं। अगर जो मेन जो पार्ट जो इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट्स से, अगर उसको डिलीट कर रहे हैं और उसको डिलीट करने के बाद जो स्टैट्यूट है उसका ही कोई मीनिंग नहीं रहा, वो नॉन मीनिंगफुल हो गया, वो उसका कोई मीनिंग ही नहीं रह रहा है, तो पूरा ही लॉ को वॉइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अब समझ में आया डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी क्या। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी ये है कि कोई एक लॉ का एक पार्ट जो फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज कर रहा है उसको इनवैलिड करार कर दिया जाएगा और उसका रिमेनिंग पार्ट जो है वो वैलिड रहेगा। लेकिन अगर जो इनवैलिड पार्ट है उसको इनवैलिड कर देने के बाद और बाकी पार्ट का कोई मीनिंग नहीं रह रहा है, तो पूरा कानून को, वो पूरा एक्ट और स्टैट्यूट को ही वॉइड कर दिया जाएगा। इसका एक इम्पोर्टेंट केस है AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ठीक है। अब मैं बताती हूँ डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स मतलब होता है टू हाइड, किसी चीज को छिपा देना, किसी चीज पे पर्दा कर देना, वो होता है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। तभी मैं आपको क्या बताया था, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी में क्या होता है कि जो कानून, जो चीज वो एग्जिस्टिंग फंडामेंटल राइट्स से जो इन्फ्रिंज कर रहा है, इनकंसिस्टेंट कर रहा है, उसको हम लोग सेवरेबिलिटी से हिसाब से उसको इनवैलिड करार देते हैं, उसको मारते नहीं है। तो वही अब कंटिन्यू रहेगा डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स क्या बोलता है, जो लॉ इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट से बिकम इनऑपरेटिव फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, येट इट इज नॉट डेड ऑल टुगेदर, वो मरा नहीं है, उसको हमने इनवैलिड करार कर दिया है क्योंकि वो फंडामेंटल राइट से अभी इन्फ्रिंज कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, तो अभी हम उसको इनवैलिड कर दिए, वो अभी डेड नहीं हुआ है। तो अभी अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लॉ दिन पर दिन चेंज होता है, तो अभी के हिसाब से, अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कानून को, वो एक्ट को हम उतने सी लॉ को इनवैलिड जो किए, हो सकता है आने वाले के 10 साल बाद वो चीज वैलिड हो जाए। उस टाइम का एक्ट ऑफ सिचुएशन से वो चीज उस वक्त सही हो, अभी की सिचुएशन से चीज गलत है तो इसको इनवैलिड करार दिए, लेकिन आने वाले टाइम पे वो चीज ही राइट हो सकता है। बहुत सा चीज चेंज होता है, जैसे कि अभी के टाइम पे देख लीजिए, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक पे न्यूज दिया, सबरीमाला टेम्पल केस पे न्यूज दिया, तो वो सब चीज अभी जो चीज इनवैलिड हो रहा है, तो वही डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स बता रहे कि जो चीज को अभी एक्लिप्स किया गया है, जो चीज अभी इनवैलिड किया गया, हो सकता है आने वाले टाइम पे, इन फ्यूचर टाइम पे वो चीज वैलिड हो जाए। तो वो वैलिड होगा तो किस तरीके से होगा, थ्रू द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। If provision of any existing law is inconsistent with the fundamental rights given in Constitution, then such inconsistent provision shall get eclipsed. But in later as an amendment of Constitution, such inconsistent provision become consistent with the Constitution, then these provisions shall come into force. समझ में आया? अगर वो इनकंसिस्टेंट जो प्रोविजंस थे, अगर वो कंसिस्टेंट आ रहे हैं, वो वापस आएंगे, तो उसको किस तरीके से लाएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स के द्वारा उसको फिर से कॉन्स्टिट्यूशन, उसको फिर से लॉ पे लाया जाएगा। ओके, इन केस ऑफ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और स्टैट्यूट इट वाज हेल्ड दैट द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स वुड अप्लाई। तो मैंने बता दिया डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी एंड डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। इसके साथ साथ एक छोटा सा डॉक्ट्रिन है, मैं उसको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर का मतलब होता है वेव ऑफ करना और जाने देना। तो वेव ऑफ करना और जाने देना मीन्स द पर्सन हैज लिबर्टी टू वेव द एंजॉयमेंट सच राइट आर conferred on him by the state। अगर उन्हें कोई भी फंडामेंटल राइट्स को अपना एंजॉय नहीं करना है तो वो वेव ऑफ कर सकते हैं। हाँ, उसको डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर उसको ये आज़ादी देता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये आज़ादी देता है कि हर एक पर्सन के पास ये राइट है, वो अपना राइट्स को वेव ऑफ कर सकते हैं, जाने दे सकते हैं। लेकिन हाँ, इसका दो मेन इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ये है कि द पर्सन मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ हिज राइट एंड द वेवर शैल बी वॉलंटरी। उसको पता होना चाहिए और वो कोई भी चीज़ उसके खुद का मन से होना चाहिए, कुछ फोर्सफुल
फुल्ली नहीं होना चाहिए, अंडू इन्फ्लुएंस में नहीं होना चाहिए। इट वॉज नॉट ओपन टू सिटीजन टू वेव एनी फंडामेंटल राइट्स। ये भी एक पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने सर्कल बना के, बादल बना के आपको बताया है कि हर एक फंडामेंटल राइट्स का आज़ादी नहीं है कि आप हर एक फंडामेंटल राइट्स को वेव ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं बताती हूँ एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी एक केस के, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस है ये केस बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा केस है। इस केस के साथ ना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जड़ है जो जुड़ा हुआ है उसके साथ। सो as per Article 368 of the Constitution of India, Parliament can amend fundamental rights but without alter the basic structure. Constitution of India जो है हमारा फंडामेंटल राइट्स जो हम लोग को दिया है उसको पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अमेंड कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं। सो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 368 के तहत हमारे फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में कोई छेड़छाड़ किए बिना। बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या आता है? बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़छाड़ करने का हक किसी को नहीं मिला है। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या आता है? बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आता है द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। सो आज के वीडियो में मैंने क्या क्या पढ़ाया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का थोड़ा सा बैकग्राउंड, then after preamble, then after article 12 and article 13, then after basic structure of constitution of India as well as doctrine of waiver. So आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी फंडामेंटल राइट्स, दैट इज आर्टिकल 14 से आर्टिकल 51 तक है, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी उसी, और उस वीडियो में उतना ही करूंगी। देन आफ्टर मैं डीपीएसपी करूंगी, और भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी बहुत कुछ है, वो सब मैं आपको 2 से 3 वीडियो में कवर करा दूंगी। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक आप इतना ही पढ़िए, इतना ही। जहाँ जो जो मैंने पढ़ाया उसका मैं तो सारे स्क्रीनशॉट्स आपको दे रही, लेकिन आप उसको खुद का नोट्स बनाइए। आप एक बार अपने हाथ से लिखेंगे ना तो ये मैं जो पढ़ाई ये आपका फर्स्ट पढ़ाई हुआ। आप जब खुद से लिखेंगे वो आपका फर्स्ट रिवीजन होगा। उसके बाद एंड ऑफ द मई मंथ में आपको खुद से रिवीजन करना है। खुद से रिवीजन जब आप करेंगे तो आपका ये पढ़ाई पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और मैं ये आपको श्योरिटी फिर से कह रही हूँ कि मैं दे रही हूँ कि मेरे इस चैनल पे आपको पढ़कर उसके बाद आपको ये कॉन्सेप्ट आप भूल ही नहीं सकते, जितने इजी वे में मैं एक्सप्लेन की हूँ। सो अगर वीडियो जरा भी हेल्पफुल हुआ हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, एज वेल एज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।